नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है भारत। जयशंकर के पीओके के बयान से इस्लामाबाद में हलचल और पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दे दी है बड़ी चेतावनी। खबर में आगे जिक्र होगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाला है कुछ बड़ा। अमेरिका ने जारी कर दी है एडवाइजरी और LOC की यात्रा न करने की दी है सलाह। खबर में आगे जिक्र होगा कि राम मंदिर के बाद अब सीता माता मंदिर की बारी। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने कर दिया है बड़ा ऐलान। आगे आपको खबर में बताएंगे कि बिहार हमारा है और हम बिहार के। RJD विधायक की धमकी पर भड़के बाबा बागेश्वर। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि योगी की PM मोदी और JP नड्डा से मुलाकात। होली के बाद UP सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा भारत। जयशंकर के POK पर बयान से इस्लामाबाद में हलचल। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपने कब्जे वाले कश्मीर पर दावा छोड़ देता है तो दोनों देशों के बीच विवाद का सबब बना यह मुद्दा सुलझ जाएगा। जयशंकर ने बीते हफ्ते लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। उनके बयान की भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है और पाकिस्तान में उनके इस बयान को भारत की POK पर हमला करने की धमकी की तरह भी देखा जा रहा है। वहीं कई एक्सपर्ट इसे सिर्फ सियासी जुमला मान रहे हैं। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी ने कमर चीमा से इस मुद्दे पर बात की है। आरजू काजमी ने अपने YouTube चैनल पर कमर चीमा से बात करते हुए कहा कि जयशंकर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर से हट जाएगा। आरजू ने चीमा के सवाल किया कि ऐसा नहीं लगता कि अपनी सरकार से इजाज़त के बिना कोई विदेश मंत्री ऐसा बयान दे सकता है। इस बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने POK पर हमले जैसा कोई इशारा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाला है कुछ बड़ा। अमेरिका ने जारी कर दी है एडवाइजरी और LOC की यात्रा न करने की दे दी है सलाह। जी हाँ दोस्तों, हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर रेगिस्तानी मैदानों तक फैली भारत पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा एक बार फिर सुर्खियों में है। 9 मार्च 2025 को अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा एडवाइजरी जारी की। और दोस्तों, इसमें भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के आसपास के क्षेत्रों, साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में इन क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों और सशस्त्र संघर्ष की आशंका का उल्लेख किया गया है। अमेरिकी नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर पुनर्विचार करने और LOC के आसपास के क्षेत्रों से बचने को कहा गया है। दोस्तों, नियंत्रण रेखा के दोनों ओर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की भारी तैनाती है और एडवाइजरी में इस क्षेत्र को सशस्त्र संघर्ष के जोखिम के कारण खतरनाक बताया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर के बाद अब सीता माता मंदिर की बारी। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह का बेहद बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के विकास में योगदान देने के लिए मिथिलांचल और बिहार के लोगों की सराहना की और कहा कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल से लोकतंत्र और दर्शन को सशक्त बनाने का इतिहास रहा है। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी वादा किया कि सीता माता का एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं बिहार गया था तो मैंने कहा था कि राम मंदिर तो बन गया, अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है। मंदिर पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा और ये भी कि जीवन को हर तरह से आदर्श कैसे बनाया जाए। शाह ने कहा कि गुजरात में बसे मिथिलांचल और बिहार के लोगों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य में उनका सम्मान, सुरक्षा और स्वागत है। मिथिला की भूमि रामायण और महाभारत के समय से ही बुद्धिजीवियों की भूमि रही है, जिसमें प्राचीन विदेह राज लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कई बार कहा था कि जब तक विदेह के लोग मिलजुल कर रहेंगे उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मिथिलांचल लोकतंत्र की एक मजबूत ताकत साबित हुआ जो सालों तक पूरे देश को अपना संदेश देता रहा। मिथिलांचल शास्त्रार्थ की भी भूमि रही है। शाह ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने कई बार कहा था कि जब तक विदेह के लोग मिलजुल कर रहेंगे उन्हें कोई नहीं हरा सकता। मिथिलांचल लोकतंत्र की एक मजबूत ताकत साबित हुआ जो वर्षों तक पूरे देश को अपना संदेश देता रहा। मिथिलांचल शास्त्रार्थ की भूमि रही है। और शाह के बयान पर भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार के लोग इस खबर से उत्साहित हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार हमारा है और हम बिहार के RJD विधायक की धमकी पर भड़के बाबा बागेश्वर। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने पिछले दिनों प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जेल भेजने की धमकी दी थी। इस पर बाबा बागेश्वर ने गोपालगंज में हनुमंत कथा के तीसरे दिन रविवार को जोरदार पलटवार किया।
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं का परचम अब दिखने लगा है। लोग कहते हैं कि अगर हम बिहार आए तो जेल में डाल दिया जाएगा। तुम रोहिंग्या और घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के हैं, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है और हम आते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी पार्टी के प्रचारक नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भगवान बजरंगबली की भक्ति है। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दरबार लगाएंगे और जिंदगी भर बिहार आएंगे। बिहार हमारा घर है, हमारी आत्मा है। कथा के दौरान उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके समर्थकों द्वारा कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि ऐसा होने पर विरोधी उनका विरोध करने का मौका पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो विरोधी यहाँ हंगामा मचाने का मौका पा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि सनातन धर्म का नाम खराब हो। बाबा बागेश्वर ने यह भी याद दिलाया कि पिछली बार जब कुछ लोगों ने उन्हें पटना एयरपोर्ट पर उतरने से रोकने की कोशिश की थी, तब बिहार वासियों ने मिलकर 12 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी कर कथा वाचन सुना और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। योगी की पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मुलाकात। होली बाद यूपी सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके पहले शनिवार को सीएम योगी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक योगी ने प्रधानमंत्री को जेवर एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे की प्रगति के बारे में भी बताया है। जेवर एयरपोर्ट का जल्द ही उद्घाटन होगा और इसको लेकर सोमवार को नोएडा एयरपोर्ट निर्माण से जुड़े अधिकारियों के साथ अहम बैठक हो रही है। सीएम योगी पीएम मोदी के बीच मुलाकात को लेकर कई प्रकार की चर्चा है और चर्चा ये भी है कि करीब 1 घंटे की मुलाकात में उन्होंने प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर भी बात की। संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिथिला को बाढ़ से मिलेगा छुटकारा। नीतीश सरकार का नया प्लान तैयार। कमला बराज पर आया नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सीमा पर अवस्थित जयनगर में अत्याधुनिक कमला बराज का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जल संसाधन विभाग की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लगभग 56% काम पूरा हो गया है और इसमें मिथिला को कमला नदी की बाढ़ से सुरक्षा के साथ मधुबनी जिला के बड़े परिक्षेत्र में नहरों के जरिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। कमला वीआर सिंचाई योजना के अंतर्गत जयनगर में वर्ष 1974-75 में 292.50 मीटर लंबे वीआर का निर्माण कराया गया था। 2019 में 13 जुलाई को कमला में अप्रत्याशित बाढ़ की स्थिति बनी और उससे हुए नुकसान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में कांग्रेस के नेता पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पिछले दिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई कांग्रेस विधायकों मुंह पर काला नकाब पहनकर पहुंचे। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस का असली चेहरा देखने को मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां ईडी की कार्रवाई को लेकर इशारों में कहा कि ये जो कार्रवाई है वो कुछ है तो है, कुछ नहीं है तो नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को स्वर्गीय माधव सिंधिया की 80वीं जन्म जयंती के मौके पर माधव नेशनल पार्क को माधव टाइगर रिजर्व की घोषणा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बुढ़ा बनाम बच्चा की राजनीति। तेजस्वी और नीतीश की फाइट में गिरिराज ने कराई लालू की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल अब बुढ़ा बनाम बच्चा की जंग बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच ये राजनीतिक टक्कर देखने को मिल रही है। राजनीति में अनुभव की कद्र कम होती दिख रही है। चाहे विधानसभा हो या सड़क, हर जगह इसी तर्ज पर राजनीति गरमा रही है। नीतीश कुमार अनुभवी नेता होने के नाते बुढ़ा खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि युवा नेता तेजस्वी यादव बच्चा खेमे के नेता हैं। दोनों ही तरफ से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर राजनीतिक वार कर रहे हैं और देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भूपेश बघेल के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद। ईडी ने मंगाई नोट गिनने की मशीनें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर भारी मात्रा में कैश पाए जाने के आरोपों के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा कदम उठाया है। इसकी गिनती के लिए ईडी अधिकारियों ने 2 कैश गिनने वाली मशीनें लगाई हैं। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े एक परिसर से कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दस्तावेज भी जब्त किए हैं। मामला शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष को कराना पड़ेगा नियमों का रिफ्रेशमेंट कोर्स, जेपी नड्डा ने कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जनता के बीच संसद की छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि देश की संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के अंदर बहस करने की एक समुचित व्यवस्था है। इसमें नियमों के अनुसार बहस करने का आवेदन देकर लघु और लंबी चर्चा करने का प्रावधान है, लेकिन नियमों की जानकारी न रखते हुए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और जनता के बीच ये छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा से भाग रही है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के सामने किया सरेंडर, अब आतंकियों का नाम सुन कांप रही पाकिस्तानी फौज, 2 महीने में लगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के सुरक्षा बलों और फौज पर आतंकवाद का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2025 के पहले 2 महीनों में ही सुरक्षा बलों के मारे जाने वाले कर्मियों की संख्या में 134% की भयावह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफ़ी है, खासकर उन दावों के बीच जो पाकिस्तान खुद को गल्फ देशों और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच सुरक्षा बलों का सुपर पावर बताता रहा है। साल 2025 के जनवरी और फरवरी महीने में पाकिस्तान में आंतरिक कलह के कारण 698 लोगों की मौत हुई, जिनमें 222 सुरक्षाकर्मी, 98 नागरिक और बाकी आतंकवादी शामिल हैं, जबकि साल 2024 में इसी अवधि में 309 लोग मारे गए थे। ये साफ है कि पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा लगातार बढ़ रहा है और सुरक्षा बलों की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। गल्फ कंट्रीज और मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान पिछले कई दशकों से ये डींग हाँकता रहा है कि उनकी फौज और सुरक्षा बल सर्वश्रेष्ठ हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन करने की तैयारी, उसके पहले पाकिस्तान को घोषित किया खतरनाक देश, जारी की एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को खतरनाक श्रेणी के देश में रखा है, जहाँ अमेरिकी नागरिकों से यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। वाशिंगटन ने पाकिस्तान के लिए एक नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी नागरिकों से आतंकवाद और सशस्त्र संघर्ष की संभावना समेत सुरक्षा खतरों के चलते देश की यात्रा पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। एक बयान में अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी है कि चरमपंथी समूह विशेष रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में हमलों की योजना बना रहे हैं। ये सलाह तब जारी की गई है जब ट्रंप प्रशासन पाकिस्तानियों की अमेरिका में एंट्री रोकने की योजना को लागू करने की तैयारी में है। ट्रैवल एडवाइजरी में इस बात पर जोर दिया गया है कि आतंकवादी बहुत कम या बिना किसी चेतावनी के हमले कर सकते हैं और परिवहन केंद्रों, शॉपिंग मॉल, सैन्य प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, विश्वविद्यालयों और पूजा स्थलों जैसे विभिन्न स्थानों को निशाना बना सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अप्रैल में बिहार आएंगे पीएम मोदी, 12 लाख सरकारी नौकरी की देंगे सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष इसकी तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में बिहार आएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीएम के बिहार दौरे के बारे में जानकारी दी। इससे पहले पीएम फरवरी महीने में बिहार के भागलपुर आए थे और इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्रैल में बिहार आएंगे, उनसे बिहार आने का आग्रह किया गया है। पीएम पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। कुछ नई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी के सपने रहेंगे अधूरे, नीतीश ही बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, चिराग पासवान का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए यहाँ पर कहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए 225 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बना लेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने विपक्ष खासकर आरजेडी और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि जनता 90 के दशक का जंगल राज और लालू कार्यकाल का दौरा नहीं भूल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त सियासी घमासान बिहार में मच गया है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वो सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिन में सपना देखने से कुछ हासिल नहीं होता। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासन में बिहार में अराजकता, अपराध और जातिवाद का बोलबाला था, जिससे तंग आकर बिहार के लाखों युवा राज्य छोड़ने पर
पर मजबूर हो गए हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी चुनाव 2027 की रणनीति तय, 80 और 20 के फॉर्मूले के साथ मैदान में उतरेगी भारतीय जनता पार्टी, सीएम योगी ने कर दिया है ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2 साल बाद यानी फरवरी मार्च 2027 में संभावित हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी के सामने चुनौती विपक्ष इंडिया गठबंधन, खासकर समाजवादी पार्टी के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए पॉलिटिक्स की नैया पर सवार अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण पिछड़ा दलित वोट बैंक वाला समीकरण कमजोर हुआ तो प्रदेश का राजनीतिक दृश्य ही बदल गया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव आते आते योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने बाउंस बैक किया। बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारों के जरिए पार्टी ने अपनी खोई ताकत फिर से हासिल की है और अब सीएम योगी एक बार फिर 80-20 पॉलिटिक्स पर लौटते दिख रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीओके नहीं लौटाएगा पाकिस्तान, कश्मीर के मुद्दे पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के मुद्दे पर सख्त और बड़ा बयान देते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत को पीओके लौटाएगा, लेकिन वहाँ के लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे। शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर कहा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हमें पीओके लौटाएगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि पीओके के लोग खुद भारत में विलय करने की मांग करेंगे। भारत की तेज आर्थिक प्रगति और बढ़ते वैश्विक प्रतिष्ठा को देखकर पीओके के लोगों को महसूस हो रहा है कि उनका विकास भारत का हिस्सा बनने में ही है और पाकिस्तान को इस बात को स्वीकार करना ही होगा। राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर राय देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश की है। बांग्लादेश जैसे देश के साथ भी संबंध अच्छे बनाए रखना भारत की प्राथमिकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुलभूषण जाधव को पकड़ने में आईएसआई की मदद करने वाला शाहमीर मारा गया, बलूचिस्तान में गोली मारकर की गई हत्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ अपनी नापाक साजिशें करती रहती है। आईएसआई ने बड़े अपराधियों और आतंकवादियों को अपना एजेंट बना लिया है जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक आईएसआई नेता मुफ्ती शाहमीर की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। यहाँ पर मुफ्ती शाहमीर ने भारतीय व्यवसायी कुलभूषण यादव के ईरान में अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान ने बदली स्ट्रैटेजी, भारत अफगानिस्तान के नज़दीकी संबंध से आईएसआई हताश, टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता के बड़े खुलासे। जी हाँ दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों को अंजाम देता रहता है, उसके पूर्व प्रवक्ता ने पाकिस्तान को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। टीटीपी के पूर्व प्रवक्ता एहसान ने द संडे गार्जियन के एक लेख में कहा है कि पाकिस्तान की नीति में एक बार फिर से खतरनाक बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि काबुल और नई दिल्ली के बीच बढ़ते नज़दीकी संबंधों ने पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई और देश की सरकार को हताश कर दिया है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपने जियो पॉलिटिकल मकसदों को हासिल करने के लिए कश्मीर में अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवादी संगठनों जैसे कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को कश्मीर में फिर से जिहाद शुरू करने के लिए कहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक में छात्रों की पिटाई पर बिहार में सियासी हलचल, जेडीयू बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीयू को घेरा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के गुलबर्गा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की घटना हुई। हॉस्टल में हुई मारपीट में शुरू हुई बात बहुत बढ़ गई कि कई छात्रों के साथ मारपीट की गई। 3 छात्रों के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना है और यहाँ पर इस मामले पर बिहार का सियासी माहौल भी गर्म हो गया है। जेडीयू ने इस पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरने का प्रयास किया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज ने पूछा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों खामोश हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बीजेपी ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा वार किया है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं है राहुल गांधी
गांधी पर भरोसा, गिरिराज सिंह ने किया वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के बी टीम वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि गुजरात के कार्यकर्ताओं ने यह साबित कर दिया है कि अपने नेतृत्व राहुल गांधी पर उनको भरोसा नहीं है और राहुल ने भी भरे मन से इसे स्वीकार लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बन गई बात, बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते में जताई सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। ये समझौता 2025 में ही अंतिम रूप इसमें दिया जाएगा। इसका उद्देश्य मौजूदा व्यापार बाधाओं को कम करना, बाजार पहुंच मजबूत बनाना और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक प्रभावी बनाना है। ये समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य का हिस्सा है और इससे दोनों देशों के व्यापारिक संगठनों को नया अवसर मिलेगा। अमेरिका और भारत ऊर्जा, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और डिजिटल व्यापार में सहयोग बढ़ाएंगे और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 3 से 6 मार्च 2025 के बीच अमेरिकी वाणिज्य सचिव और व्यापार प्रतिनिधियों से बातचीत की है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इधर भारत ने रोका पानी तो थर थर कांपने लगा पाकिस्तान, शहबाज की बोलती बंद। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत ने रावी नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान में दहशत फैल गई। ऐसा होना लाजमी भी है क्योंकि भारत के तर्ज पर पाकिस्तान भी एक कृषि प्रधान देश है। इंडो वाटर ट्रीटी के तहत भारत के पास रावी नदी के पानी पर 100% अधिकार है।